नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर आपका 10/2/2026 को तीसरे शिफ्ट में हुआ था, उसके मैथमेटिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको दिख जाएगा मैथ फाउंडेशन कोर्स जीरो टू हीरो, इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लाइव सेशन के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उसमें आपको VOD भी मिल जाएगा। दूसरा जो बैच है आपका वह रेलवे फाउंडेशन बैच है, जो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए है। आपको पता है रेलवे का एग्जाम आपका बैक टू बैक हो रहा है, तो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्रुप डी स्पेशल, NTPC स्पेशल, टेक्नीशियन स्पेशल अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। सबके लिए आपका रेलवे फाउंडेशन बैच है, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार एग्जाम के लिए बिहार SSC स्पेशल आपका बैच है, उसके अंदर भी आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है यहाँ पे, जो सबसे लेटेस्ट पेपर ग्रुप डी का हुआ है उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और नए क्वेश्चन से आपका जो है रूबरू होना बहुत जरूरी है, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि अभी किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका चल रहा है, एग्जामिनर अभी क्या सोच रहा है। ठीक है, आइए, यह जो क्लासेज है इसका PDF भी आपको मिल जाता है, और वह मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और उसका PDF क्लास के जस्ट बाद आपको दिख जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर हम इसमें इससे भाग करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो हम देख के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी 3 होगा। क्यों ऐसा होगा? तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज किया गया है, तो फॉर्मूला है आपका बहुत कॉमन सा फॉर्मूला अलजेब्रा के अंदर यूज होता है। यह है आपका a³ + b³ + c³। ठीक है, a³ + b³ + c³ का जो वैल्यू है वो आपका 3abc के बराबर हो जाता है। 3abc यानी आप देख पा रहे होंगे abc इसी तीनों के गुणनफल के तिगुना के बराबर। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब a + b + c = 0 है। यह फॉर्मूला जो है वो आपका कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि अगर a, b और c तीनों का योगफल 0 के बराबर है तो a³ + b³ + c³ बराबर हम लिख सकते हैं 3abc। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि x + y + z बराबर अगर 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या होगा? 3 × xyz हो जाएगा। अब गौर से अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो लगेगा कि बिल्कुल इसी फॉर्मूला के ऊपर यह आधारित है। हम इस पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। इस तीनों को जोड़ के देखिए तो 0 के बराबर हो जाएगा। जब आप इस तीनों को जोड़िएगा, किसको? यह a का मान, यह b का मान, यह c का मान, तो देखिए p+ में यहाँ p- में कट जाएगा 0, q- में q+ में कट जाएगा 0, r- में r+ में कट जाएगा 0। यानी जब हम इस तीनों बेस को जोड़ेंगे, पावर को हटा करके तीनों बेस को जोड़ेंगे तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके बदले यह a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने a गुने b गुने c, यानी 3 गुने a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना ही होगा। तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं? 3 गुने इतना। अब इससे जो वैल्यू ऊपर में वही वैल्यू नीचे में है, तो उससे वह कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो गया। फॉर्मूला पता होगा, देख के आप आंसर बता सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सवाल नंबर 2 पे आइए। यह क्वेश्चन आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का है, क्रमिक छूट का है, कि 2% और 21% का अगर दो अलग अलग छूट दिया गया तो इसके बदले एकल छूट क्या होगा। तो कैसे एकल छूट निकालते हैं? देखिए, पहला यहाँ पे छूट कितना परसेंट है? 2%। तो पहले 2 लिखिए, फिर उसके बाद 21 है तो 21 लिखिए। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग -2 × 21, और नीचे में क्या आ जाता है? 2 × 21 और नीचे में 100 आ जाएगा। यह आपका होगा 21 और 2 23, 23 - 21 दूना 42, और 42 में 100 से भाग करिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 23 से थोड़ा कम, और लास्ट में 8 वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 23 में से 22 तो रहेगा ही, और लास्ट के 1 में से 0.42 माइनस करिएगा तो 0.58 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 22 दशमलव क्या होगा? 58 होगा। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग क्रमिक छूट का? तो यह होता है आपका x + y, और यहाँ लिखते हैं -xy/100, यही होता है। अगर पूछा जाए कि x% और y% के दो क्रमिक छूट का एकल छूट, यानी एक समतुल्य छूट कितना होगा, तो हम लिखेंगे x + y, और छूट वाले में हमेशा यहाँ माइनस होता है। ठीक है, हमेशा यहाँ क्या होता है? माइनस। तो -xy, दोनों छूट का गुणनफल नीचे में क्या होता है? 100 आता है। इससे आंसर अपना निकालते हैं।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला यह गया है कि इसका वैल्यू जो है वो 16 के बराबर है। तो अगर इसका वैल्यू 16 के बराबर है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, बेस से बेस कटेगा, क्या बचा ऊपर में 3y प्लस एक्स, और 3y प्लस एक्स का मान आपका यहाँ पे आ गया 4। समझ पा रहे हैं, 16 के लिए 2 के पावर 4 रखेंगे तो यहाँ 2 का पावर इतना बराबर 2 का पावर इतना, तो देखिए बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो पावर यहाँ पे कितना है 3y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है 4, तो 3y प्लस एक्स का मान 4 हो गया। इधर अगर हम देखेंगे तो 64 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 6। तो यहाँ भी बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो पावर क्या है, पावर है आपका 2y और माइनस कितना माइनस एक्स, और इधर वाले का पावर क्या है आपका 6 है। बस इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, वैल्यू आपका किसका निकल जाएगा, y का निकल जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। तो इक्वेशन आया ना लीनियर इक्वेशन, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एक प्लस में एक माइनस में कटेगा, 3 और 2 कितना हो गया, आपका 5y हो गया, और बराबर इधर 4 और 6 10, यहाँ से आप बता दीजिए 5 दूना 10, y का मान कितना 2। हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में कि y का मान 2 हो। y का मान क्या होगा, अगर x का मान पूछ दिया गया होता तो हम क्या करते, इसी भी इक्वेशन में हम y का मान पुट करके x का मान निकाल सकते थे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, बोला एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य और आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास दिया है, आंतरिक व्यास दिया है 10 और 5। अच्छा एक चीज देखिए, यह आपका क्या है, यह आपका व्यास है, यानी कि डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। दूसरा बाह्य आंतरिक त्रिज्या, यानी छोटा वाला त्रिज्या 6 व्यास है, छोटा वाला व्यास आपका 6 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप सबको अच्छे से पता है कि बाहरी व्यास दिया है, यानी कि बाहरी व्यास दिया है, यानी कि बड़ा वाला व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। डायमीटर का आधा आपका रेडियस होता है। तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा, अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा। और बोला इसकी लंबाई, तो बेलन का लंबाई जब भी दे इसका मतलब कि यह ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ऊंचाई आपका यहाँ पे दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, क्योंकि मेंसुरेशन आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, और पाई के फॉर्म में ही आंसर बताना है हमें। अगर पाई का वैल्यू दे दिया होता तो हम 11 का मल्टीपल ढूंढ के अपना आंसर निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया है तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा तो 2 पाई आप कॉमन निकालिएगा। बात बेलन की हो रही है तो 2 पाई कॉमन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच, और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे आर स्क्वायर माइनस क्या ऐड करेंगे, माइनस आर स्क्वायर ऐड करेंगे। इतना आपको इसमें कर देना है, ठीक है, इतना क्या करना है आपको, इतना इसमें कर देना है। यह क्यों किए हैं, तो देखिए अगर फॉर्मूला ठीक से बनाइएगा तो यहाँ देखिए 2 पाई आर एच, फिर 2 पाई आर एच हो जाएगा, और फिर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। खोखले बेलन की बात हो रही है तो खोखला बेलन कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ इस प्रकार का आपका खोखला बेलन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हो जाएगा, एक त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक छोटा त्रिज्या होता है, एक हमारा क्या होता है, एक बड़ा त्रिज्या हो जाता है। यह हमारा क्या हो गया, यह हो गया बेलन का ऊंचाई या फिर इसका लंबाई हो जाता है। और खोखले बेलन यानी इस वाले पार्ट का हमें आयतन निकालना होता है, तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे खोखले बेलन का। जब भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अब लगाइए फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। 2 पाई को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 पाई अपने जगह पे हो गया। आगे बताइए आप, r प्लस आर इंटू एच का मान, तो r का मान 5, बड़े वाला का छोटा वाला का 3, तो 5 और 3 8, और h का मान 21, तो 21 8 168 हो जाएगा, इसका वैल्यू 168 हो गया, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बताइए यह क्या हो जाएगा, 184, और 184 का डबल क्या होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 18 दूना 36, 368 पाई नहीं हो जाएगा। देखिए 168 में 16 जोड़िएगा कितना होगा, 184, और 184 में 2 पाई से गुना करिएगा तो 368 पाई, यानी विकल्प डी आपका यहाँ पे क्या है, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला आपको लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हम डाटा पुट करेंगे और डाटा पुट करके आंसर अपना जो है आसानी से निकाल लेंगे। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 5 बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका।
रेलवे एग्जाम के लिए बहुत कॉमन, लगातार यहाँ से पूछता है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग हम लोग को यहाँ पे करना है। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? तो इसमें जो है बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध दिया जाता है। क्या होता है? बहुलक बराबर यानी मोड बराबर, क्या होता है मोड बराबर? क्या होता है 3 गुना मीडियन यानी 3 मीडियन और -2 मीन, इतना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पता है मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है माध्य, है ना। और मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। और मोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है बहुलक। ठीक है, यह क्या है हमारा? यह हमारा बहुलक है। जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए मूलानुपाती सूत्र पे आधारित, यानी कि बहुलक, माध्य और माध्यिका में से कोई दो देकर के तीसरा पूछ दे, आप फटाफट से वहां पे मूलानुपाती सूत्र लगा दीजिएगा और इसको लगा करके क्या करना है? अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। यह आपका सिद्ध किया हुआ है, आपको इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बहुलक बराबर इतना होता ही है। सेम डाटा का अगर आप माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालिएगा ना, तो उसमें यही रिलेशन निकल के आएगा कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। अब याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुलक बराबर, यहाँ पे क्या है? बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका, यानी माध्यिका में बड़का वाला में देखिए 3 से गुना, और माध्य छोटा दिखने में छोटा है ना, तो माध्य वाला में 2 से गुना, छोटका में 2 से गुना, बड़का में 3 से गुना होता है। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए बहुलक और माध्यिका इतना और इतना है। बहुलक कितना? 46.2। तो बहुलक की जगह हम क्या लिखेंगे? 46.2 लिखेंगे, बराबर 3 गुने माध्यिका कितना दिया है? तो माध्यिका इस क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो 3 गुना हम लिखेंगे 40, और -2 गुना माध्य पूछा है, माध्य नहीं पता, इसको हम x मान लिए, तो 2x हो गया। माध्य निकालना था, माध्य नहीं पता था, तो इसको हम x मान लिए, तो यहाँ आपका 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 गुने माध्यिका, 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब यह नेगेटिव वाला है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और बराबर यह क्या है आपका? 3 गुने 40 120। 120 में से 46.2 हमें घटाना है। क्या करना है? 120 में से माइनस करना है 46.2। 40 दशमलव कितना घटाना है? 2। यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डालिए, यहाँ 0 आ जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यह आपका 11 में से 4 घटाएंगे 7, यानी 73.8। तो यह आपका कितना हो गया? 73.8। कैसे निकलेगा यह 73.8? देखिए इस वैल्यू को हम इसमें से घटाएंगे ना, यह आपका प्लस में है, इधर जाकर के इसमें से घटेगा, क्योंकि यह तो 120 है, तो 46.2 को 120 में से घटाएंगे तो इतना माना जाएगा, और -2x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब 2 से इसको काटिए, 2 से काटिएगा क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 आया, 2 छक्के 12, यहाँ पे 1, 2 नमा 18, 36.9। 36.9 आपका किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। हमें क्या बताना था? हमें माध्य बताना था, माध्य को क्या माने हैं? x ही माने थे, तो आंसर 36.9 हो जाएगा। फॉर्मूला का उपयोग करना है और कैलकुलेशन आपको बचा लेना है, जितना आप इसमें बचा सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दे रखा है। एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या पूछा है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला संख्या कितना है? यहाँ पे देखिए लघुत्तम महत्तम कितना है? 18 और 1296। यह आपका महत्तम हो गया और यह आपका क्या है? लघुत्तम हो गया। यह आपका HCF है और यह HCF या LCM। तो HCF और LCM के गुणनफल में अगर पहली संख्या से भाग करते हैं तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। LCM और HCF के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे, क्या निकलेगा? दूसरी संख्या निकल जाएगा। दोनों संख्या का गुणनफल अगर दे रखा हो या दोनों संख्या दे रखा हो तो दोनों के गुणनफल में LCM से भाग करते हैं HCF, और HCF से भाग करते हैं तो LCM। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई दो संख्या आप लीजिए, उन दोनों संख्याओं का आप LCM भी निकालिए, HCF भी निकालिए, तो इसका LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वह उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाता है। तो इस वजह से एक फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूला पे खूब क्वेश्चंस आता है कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब काटिए, इसको काटिएगा तो 18 नमा कितना हो जाएगा? 162, और 9 से अगर आप इसको काटते हैं तो 144 बार में। देखिए 9 एकम 9, 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 144 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा? विकल्प सी बनेगा। आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, एक अधिकारी के वेतन में 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में, शेष का 20% परिवहन के रूप में, शेष का 20% इनकम टैक्स, शेष का 10% कपड़ों पर, और उसके पास अब बचता है 23,328। जब भी ऐसा क्वेश्चन शेष वाला रहे ना तो हम उसका कुल वेतन मान लेंगे x। कुल वेतन कितना? x। अब सबसे पहले वह कितना परसेंट खर्च किया? 10%। तो 10% का मान 1/10 होता है, तो 10 में से 1 खर्च कर लेगा तो बचेगा कितना? 9 इसके पास। भाई 10% का मान 10/100 यानी कितना होगा वैल्यू? 1/10।
10/100 ही होता है ना 10% का मान, 0 से 0 कट गया 1/10, यानी 1/10 खर्च कर लिया तो 10 में से 1 खर्च कर लिया तो बचा कितना 9/10 इनकम, अगर इसका इतना है, यह शेष बचा। अब शेष का 20%, 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 में से 1 खर्च कर लेगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा इसके पास। फिर से देखिए, फिर से 20% ही खर्च किया है तो फिर से इसका 4/5 ही बचेगा। और उसके बाद लास्ट में 10%, तो 10% खर्च कर लिया तो कितना 9/10 बचेगा, जबकि इसके पास क्या बच जाता है 23,000 यहाँ पे 328 रुपये आपका बच जाता है। बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। अगर हम काटेंगे इसको 9 से तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 5 53, 9 पंचे 45 यहाँ पे, और 8 82, 9 9 81 और 9 दूना 18, यही तो होगा। देख लीजिए एक बार, 9 दूना 18, 5 बचेगा 53, 9 पंचे 45, 8 82, 9 9 81, 9 दूना 18। अच्छा देखिए यहाँ पे 9 से फिर से कट जाएगा, तो इस 9 से इसको काट लीजिए, 9 दूना 18, 7 9 8 72, 9 8 72, 288। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 16 है, 16 से कट जाएगा क्या, देखिए 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16 12, 16 8 128 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा 5 25, यहाँ पे देखिए 18 पंचे 90 और 90 पंचे 450 और 450 पे 00, तो 450 पे कितना जीरो हो जाएगा 00 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसका इनकम इतना ही होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 इन सब का गुना इसके साथ होगा, तो 18 में 5 से गुना करेंगे 90, 90 में 5 से गुना करेंगे 450, 450 के ऊपर 2 जीरो, यानी 45,000 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे भी आंसर हमारा वही होगा, इन सबको गुना करना है, जो 9 से कटेगा, 9 से कटने वाला देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है विकल्प सी, तो विकल्प सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब का गुना किसके साथ होगा 18 के साथ, 18 के साथ जिसका भी गुना करिएगा वो 18 का मल्टीपल होगा, और जो 18 से का मल्टीपल होगा, जो 18 से कटेगा वो आपका 9 से भी कट जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है, यहाँ पे हमें बताना है, देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर है और इसका औसत 15 है, यानी चारों का कुल योग 15 गुने 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप बोलिएगा यह 60 कहाँ से आया, चार संख्याओं का औसत 15 है, यानी चारों का कुल योग 4 गुने 15 60 होगा। क्लियर। अब चार संख्या के योग में से अगर हम इस 3 संख्या का योग घटा ले तो चौथा संख्या जो ए बच रहा है वो निकल जाएगा, तो तीनों को जोड़ करके घटा लीजिए, इसमें से घटाइए। देखिए 5 और 7 12, आंसर आसपास में ही है ना, 5 7 12 2 14, 14 के लिए लिखेंगे 4, हासिल हमारे पास क्या है 1। अब 1 है हासिल, तो 7 और 10 17, 17 और 20 कितना हो जाएगा 17 और 20 हो जाएगा 37, तो 37.4 यही घटाएंगे। 37.4 घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 60 में से 37 घटाएंगे तो 23 और 0.4 घटाएंगे तो 22.6 आ जाएगा। देखिए घटाने आपको आना चाहिए, ठीक है, घटाने जल्दी से आना चाहिए। देखिए 60 में से हम 37 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 23, और 23 में से जब आप 0.5 घटाइएगा तो 22 तो पूरा होगा, लास्ट के 1 में से 0.4 घटाइएगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 22.6 हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला है ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 90.9 और पी घंटा लगाता है। बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, तो पी का मान क्या होगा। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल क्या बोला है यहाँ पे कि ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई दो बिंदु से, जैसे इसको केवल समझना है, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। एक्स और वाई दो बिंदु है, यह एक्स बिंदु हो गया और यह आपका वाई बिंदु हो गया, ठीक है। एक्स और वाई दो बिंदु है, यहाँ से दो आपका व्यक्ति चला है, कौन कौन चला है ए और बी। तो ए चला है स्टेशन एक्स से, ठीक है, ए से मान लेते हैं कि एक्स से ए चला, और यहाँ से कौन चला, यहाँ से आपका बी चला है, ठीक है, यहाँ से आपका बी चल दिया। अब बोला क्या गया है कि बीच में कहीं मिलता है, जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मिल गया, बीच में यानी बिल्कुल बीचों बीच में, मध्य में नहीं इसको करिएगा, कहीं भी यह मिल जाता है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आकर के मिल गया, इस पॉइंट पे आकर के कौन मिल गया, इस पॉइंट पे आकर के आपका ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। दोनों का डायरेक्शन पता है, ए इस तरफ जाएगा और बी इस तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आकर के दोनों मिल गया। अब मिलने के बाद बोला है इस क्वेश्चन में कि ए और बी क्रमशः वाई और एक्स, ए चल रहा है किस तरफ, y के तरफ, बी चल रहा है x के तरफ, तो y और x पर पहुंचने में 90.9, यानी यहां से इस पॉइंट के बाद a को जो है इस पॉइंट के बाद यहां तक पहुंचने में 90.8 घंटा का समय लगता है, ठीक है।
और इसको जो है बी यहाँ तक अभी तक पहुंच चुका है, इसको इस पॉइंट पर पहुंचने में इसको समय लगता है पी घंटा। कितना घंटा लगता है? पी घंटा। यानी एक दूसरे से मिलने के बाद अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में इसको जो समय लगता है वह दिया गया है। अब आगे बोला है यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, दोनों के स्पीड का रेशियो दे रखा है। बोला है यहाँ पे बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक, बी की चाल ए की चाल से क्या है? 50% अधिक है, तो पी का मान क्या होगा? तो जब भी सवाल ऐसा रहे कि दो अलग अलग बिंदु से दो अलग अलग व्यक्ति एक ही समय में एक दूसरे की ओर चले, सिचुएशन ऐसा, दो अलग अलग बिंदु से दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के तरफ चले, एक ही समय में चले, और बीच में कहीं भी मिलने के पश्चात मीटिंग पॉइंट के बाद एक दूसरे के विपरीत बिंदु पर पहुंचने में अगर समय आपका t1 और t2 लेता है और उसका चाल v1 और v2 है, तो इसमें एक संबंध निकल के आता है। संबंध निकाला जा चुका है, आपको निकालने का जरूरत नहीं है। v1 बट्टा v2 बराबर यह हो जाता है अंडर रूट t2 बट्टा t1। क्या हो जाता है? v1 बट्टा v2 बराबर अंडर रूट t2 बट्टा t1। यह आपका इसमें रिलेशन बनता है। तो आप v1 बट्टा v2 बताइए, तो पहला का चाल बताइए। बोला है b की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, तो ए का चाल अगर हम 100 लेते हैं तो बी का चाल 150 हो जाएगा। पहला का चाल हमेशा ऊपर, दूसरा का चाल नीचे। यही तो बोला है ए की चाल से 50% अधिक, तो ए का 100 तो बी का 150। t2 देखिए दूसरा समय क्या है आपका? दूसरा समय p दिया है यहाँ पे। दूसरा समय क्या है आपका? बोला है p घंटे लगते हैं। तो t2 का मान आपका कितना है? t2 का मान p है, तो p ऊपर रहेगा। और t1 का मान कितना है? 90.9, तो 90.9 कहाँ रहेगा? 90.9 नीचे रहेगा, और यह रहेगा रूट के भीतर। अब कैलकुलेट करिए इसको और अपना आंसर निकालिए। अगर इसको काटे तो 50 दूना 100, 50 त्रिक 150 हो जाएगा। रूट अगर इधर से हटाते हैं तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और इधर हमारे पास क्या बचेगा? p, और नीचे में बचेगा आपका 90 कितना? 9। नीचे से नीचे वाला काटिए, 9 एकम 9, 0 है तो 0, 9 एकम 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 चौके 40 दशमलव कितना? 4। यह वैल्यू किसका हो गया? p का। हमें यही बताना था कि p का वैल्यू क्या होगा। p का वैल्यू क्या होगा, यानी कि b को कितना समय लगता है मिलने के बाद a बिंदु पर पहुंचने, x बिंदु पर पहुंचने में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 40.4। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चंस था। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक किसान 2 प्रकार के उर्वरक ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 किलोग्राम उर्वरक तैयार करता है। ठीक है, ए और बी को मिला करके, ए और बी में नाइट्रोजन कितना है? जब मिला देता है तो नाइट्रोजन इसमें है 42%। अलग अलग देखिए, ए में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? ए में नाइट्रोजन का मात्रा आपका 30% है, और उर्वरक बी में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? 50% है। हम लगा देंगे एलिगेशन। देखिए 2 प्रकार का यहाँ पे उर्वरक है, यूरिया है, जिसमें से ए में जो है नाइट्रोजन का मात्रा है 30%। ठीक है, बी में जो है नाइट्रोजन का मात्रा कितना है आपका? 50%। और जब इसको मिलाया गया, यह जो ए प्रकार है यह ए प्रकार है और यह बी प्रकार है, इसको जब मिलाया गया तो मिश्रण वाला हमेशा यहाँ डालेंगे। तो मिश्रण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 42% है। कैलकुलेशन कैसे होता है एलिगेशन में? कैलकुलेशन होता है क्रॉस में घटा के लिखे, तो 50 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। और 30 में से 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 12। भाई 50 में से 42 कितना हो जाएगा? अब 30 में से क्रॉस में घटाना है, तो 30 में से 42 नहीं घटेगा, तो 42 में से 30 घटाइए 12। यह रेशियो आप बना दीजिए। परसेंटेज यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, खत्म होगा तो उसको लिखें ही क्यों? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी दोनों के मात्रा का यह अनुपात निकल गया। ए और बी के मात्रा में यही रेशियो होगा। इसको किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 2:3। अगर 30% नाइट्रोजन वाला यूरिया को 50% नाइट्रोजन वाला यूरिया में मिला करके और जो मिश्रण तैयार करना है उसमें नाइट्रोजन का मात्रा 42% रखना है, तो कितना मिलाना पड़ेगा? 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। बोला गया इस क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों प्रकार का जो मात्रा है वह 20 किलोग्राम। देखिए मात्रा किसी का देगा तभी दूसरा मात्रा पूछेगा, तो दोनों का मात्रा 20 किलोग्राम। यहाँ देखिए तो दोनों मिला करके कितना है? 5। 4 से गुना करेंगे 20 किलोग्राम हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब आप बताइए कि यह कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 किलोग्राम ए प्रकार और 4 तिया 12 किलोग्राम बी प्रकार। देखिए 20 किलोग्राम हो गया। 20 किलोग्राम में यह 8 रहेगा, यह कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो यही बताना था कि ए और बी का मात्रा कितना कितना होगा। आंसर होगा 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है सुधा का व्यय उसके बचत से 175% अधिक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सुधा का व्यय उसके बचत से 175% अधिक। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो आय होता है यानी इनकम जो होता है,
इनकम बराबर आपका होता है, आय बराबर होता है आपका खर्च यानी कि एक्सपेंस, और प्लस क्या होता है, सेविंग यानी कि बचत। यह बात आप सबको पता है। किसी व्यक्ति को आय कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, कैसे निकालेंगे? आय को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है एक्सपेंस यानी कि खर्च, खर्च को व्यय भी बोला जाता है, और यह आपका क्या है, एस फॉर सेविंग यानी कि बचत। यही तो होगा। जैसे हम आपसे कहे कि कोई व्यक्ति जो है यह 300 रुपया खर्च करता है, इसके बावजूद उसको 200 रुपया बचत होता है, तो वह कमाता कितना होगा, 300 प्लस 200, खर्च प्लस बचत को मिला देंगे तो आय निकल जाएगा। इसी को हम ऐसे कह दें कि किसी व्यक्ति का आय जो है वह 800 है, वह 300 रुपये खर्च कर लेता है, तो उसका बचत कितना हो जाएगा भाई, 800 इनकम है, 300 खर्च कर लिया, यानी बचत इसका कितना हो जाएगा, बचत इसका 500 हो जाएगा। तो इतना बात सबको अच्छे से पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग। इनकम बराबर, इनकम किसी व्यक्ति को कितना हो रहा है यानी आय कितना हो रहा है, इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंस यानी कितना वह खर्च करता है, प्लस सेविंग कितना वह बचत करता है। वो लोगों की सर यह तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है उसकी बचत से 175% अधिक है, बोला है उसके बचत से 175% अधिक है। 175% अधिक है, इसका मतलब खर्च जो है वो 175% अधिक है, मतलब है कितना है आपका 275%, यानी कि 275/100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके एक्सपेंस में, ठीक है। और सेविंग में क्या रेशियो हो गया, बोला है यहाँ पे कि उसकी बचत से, तो अगर बचत 100 है तो इससे 175% अधिक यानी कि 275% आपका क्या होगा, इसका 275% इसका एक्सपेंस होगा। 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, और यह 25 चौके 100, यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक्सपेंस उसका 11 है, सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग इसका 4 हो जाएगा। क्योंकि बोला क्या गया था, बोला यह गया था कि उसकी व्यय बचत से 175% अधिक है। 175% का मान भी आप निकाल सकते हैं, क्या होता है 175/100 होता है। अगर आप इसको काटिएगा तो 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, यानी 7/4 अधिक है। यानी अगर सेविंग 4 है तो खर्च कितना, 4 और 7 11, यहाँ पे लिख दिए। अब आप इस हिसाब से बताइए कि आय कितना हो जाएगा। तो खर्च 11 है, बचत 4 है, तो आय 4 और 11 15 ही तो होगा। अब ऐसा करिए, ये जो कैलकुलेशन है इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला है, बोला है कि व्यय को अगर 12% कम किया जाए, देखिए व्यय को यानी खर्च को 12% कम कर रहा है, और बचत को अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके आय में क्या परिवर्तन, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी जब आप इस दोनों चीज को चेंज करिएगा, इस दोनों का जो सम है वही आय है, तो इस दोनों में चेंजेस लाइएगा तो यहाँ भी चेंजेस आ जाएगा। तो बोला है कि अगर हम व्यय को कम कर दे कितना परसेंट, 12%, और बचत को अगर हम 40.5% बढ़ा दे, तो आप बताओ कि यहाँ पे जो है वह आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो अभी हम ऐसा करते हैं ना, सबके ऊपर डबल जीरो डाल लेते हैं। आप बोलिएगा डबल जीरो क्यों, सबके ऊपर डबल जीरो डालिएगा ना तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। यह तो रेशियो ही है ना। हम मान लेते हैं कि यह हमारा रेशियो है, किसका रेशियो है, यह आपका, यह आय हो गया, यह हो गया खर्च, और यह बचत। तो सबके ऊपर जीरो डालने से मान में कोई अंतर नहीं, तो हम सबके ऊपर डबल जीरो डाल लिए। डबल जीरो क्यों डाले हैं, क्योंकि आगे चल के इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, और जब डबल जीरो होता है तो परसेंटेज निकालना आसान होता है। अब बोला है कि व्यय को 12% कम किया गया, तो व्यय को 12% कम करेंगे तो व्यय अभी कितना है 1100, 1100 का अब कितना परसेंट व्यय इसका हो जाएगा। व्यय को 12% अगर आप कम करते हैं तो देखिए व्यय 1100 है ना, अब यह 88% के बराबर रह जाएगा। कितने परसेंट के बराबर, 88% के बराबर। तो 100 से 100 कट गया, 88 से गुना करिएगा 11 में कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो गया, फिर 8 बचा, फिर 11 8 88 और 8 कितना 96 968 हो जाएगा। और वैसे भी 11 से गुना करना है तो पहले 8 लिखिए, फिर दोनों को जोड़ के लिखिए, फिर इस 8 को लिखिए अगर पीछे कुछ बच रहा है, 8 और फिर 8 8 16 6 हासिल 1 और 8 और 1 9 968 हो जाएगा। यह हो गया। यह इतना क्यों हो गया, क्योंकि इसको हम लोग खर्च में कमी किए हैं, कितने परसेंट का, 12% का। तो 12% का कमी यानी अब 1100 अपने 88% के बराबर रह जाएगा। और फिर बचत को क्या किया गया है, 40.5% बढ़ाया गया है। तो बचत आपका 400 है, इसको जब हम 40.5% बढ़ाएंगे तो यह 140.5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, 281 दूना कितना हो जाएगा 362। तो यह आपका हो गया 362। 362 आपका आय कब हो जाएगा, जब इसमें वृद्धि किया जाएगा कितने परसेंट का,
जब इसमें 40.5% का वृद्धि किया जाएगा तो। और यह आपका इतना कब हो जाता है, जब इसमें 12% की कमी किया जाएगा। इसमें जब 12% की जब आप क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो आपका इतना हो जाता है। इतना क्या होता है, खर्च। और यह क्या है आपका, यह आपका है बचत। अब एक चीज बताइए कि अब आय क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को, खर्च और बचत को जोड़िएगा तो नया आय निकल जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं और देखते हैं कि नया आय हमारा कितना है। ठीक है, नया आय देखते हैं क्या है हमारा। तो नया आय जोड़िए, 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 9 9 3 12 और 1 13। कुछ गलत तो नहीं कर दिए। 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 6 3 9 और यहाँ पे है 8 और 2 10, 0 हासिल 1, और 6 और 6 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, कितना, 1330। गलत तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आय में तो वृद्धि होना चाहिए ना। बचत को हम लोग बढ़ाए हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यह वाला मान कैलकुलेट गलत कर दिए थे। डबल करेंगे तो यह आपका 2 होगा होगा और 28 दूना कितना हो जाएगा, 56, 562 है ना। अब जोड़िए, देखिए क्या वैल्यू आएगा। 2 और 8 10, 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, 1530 अब आय हो जाएगा। पहले आय 1500 था, अब कितना हो गया, 1530 हो गया। तो आप बताइए वृद्धि कितना का हो गया, तो अब परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं, 30 का वृद्धि हो गया। पहले कितना था, पहले आपका 1500 था। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा ना कितने परसेंट की वृद्धि हो गया। 00 से 00 कैंसिल, 15 दूना 30, यानी कि वृद्धि हो जाएगा कितने परसेंट का, 2% का। 2% आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी। बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन था, डाटा भी बहुत अलग दिया था, तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय हम लोगों को लगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सवाल नंबर 12, 3300 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 साल में राशि कितना हो जाएगा। मूलधन कितना है, मूलधन है 3300। आप एक बात बताइए कि 1 साल में राशि हमारा कितना हो जाएगा। रेट 10% है, 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है। यानी अगर 10 है तो 1 की वृद्धि, तो 11 हो जाएगा, कितना से, 10 से। 1 साल में, 2 साल में तो फिर से इसका 11/10 कर लीजिए। 00 से 00 कैंसिल, आंसर जो होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, साथ में 33 है तो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो 4 3 7, 9 9 18, यह आपका नहीं कटेगा 3 से। यहाँ देखिए यह वाला कट जाएगा 3 से। यहाँ पे 8 3 11, 11 और 5 16, 16 3 19 नहीं कटेगा। यहाँ देख लीजिए 8 2 10, 6 16 3 19, यह भी नहीं कटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। आंसर कौन होगा, आंसर हमारा वह होगा जिसमें 33 गुने 11 गुने 11 करे। ठीक है, 33 गुने 11 गुने 11 करने पर जो वैल्यू आएगा वही आंसर। तो इकाई अंक चेक करिए ना, 3 गुने 1 3 गुने 1 3, इकाई अंक 3 वाला हमारा आंसर होगा। तो 2 ही ऑप्शन 3 वाला बचता है। अब जब किसी संख्या में 33 से गुणा करिएगा तो ऐसा नंबर मिलेगा जो 33 से कटने वाला। किसी संख्या में 7 से गुणा करिए ना तो हमेशा ऐसा नंबर मिलेगा जो 7 से कटने वाला। जैसे 7 दूना 14, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 से कटेगा। तो आप 33 में किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो ऐसा नंबर मिलेगा जो 33 से कटेगा। और 33 क्या होता है, 33 आपका होता है 3 और 11 का मल्टीपल होता है ना। इसका मतलब जो 33 से कटेगा वह 3 से तो पक्का कटेगा, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन खोज लिए। यानी डिविजिबिलिटी रूल्स अगर पता होगा तो आसानी से आप अपना आंसर जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, बोला है राहुल का मासिक व्यय उसके मासिक आय का 75% है। ठीक है, उसकी बचत अगर 10,000 है तो उसका आय बताइए। बोला क्या है क्वेश्चन में, मासिक व्यय मासिक आय का 75%। मासिक व्यय यानी एक्सपेंस जो है वह बोला है मासिक व्यय मासिक आय का, यानी कि इनकम का कितना परसेंट है, इनकम का जो भी इनकम है उसका 75%। तो अगर हम इनकम 100 मान लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंस है वह कितना है, 75% है, यानी कि 75। आप चाहिए तो इसको काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 तिया 75। यह क्या है, इनकम है यानी कि आय है, और यह क्या है, एक्सपेंस है यानी कि खर्च है। सवाल में तो यही बोला था कि राहुल का मासिक व्यय उसके आय का 75%, आय 100 तो एक्सपेंस 75, 4:3 के अनुपात में। बोला मासिक बचत 10,000, मासिक बचत कितना, मासिक बचत 10,000। आप यहाँ से बताइए तो बचत कितना होगा,
सर इतना कमाई है, इतना खर्च किया है, बचत 1 का होगा यानी 1 का मान है यह। हमें क्या बताना है, उसकी आय यानी 4 यूनिट का मान, तो 4 से गुना कर लेंगे। 10 चौके 40 सर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही तो है। अगला सवाल देखिए, बोला है कि 2239 को 269 बच्चों के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 रुपए मिलते हैं। लड़कों की संख्या बताइए। आप यहां से देखिए तो टोटल कितना बच्चा है, 269। अब 269 में से लड़कों का संख्या पूछा है ना, तो हम मान लेते हैं लड़कों का संख्या x, तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 269 माइनस x, यही तो होगा। अगर लड़का का संख्या x तो लड़की शेष, तो टोटल में से लड़का का संख्या घटा लेंगे लड़की का संख्या। बोला है प्रत्येक लड़की को 7 रुपए, तो लड़की का संख्या इतना है, प्रत्येक लड़की को 7 रुपए, तो इतना लड़की का इतना गुने 7 रुपया मिलेगा। और प्रत्येक लड़के को 9 रुपए, तो प्रत्येक लड़के को 9 रुपए, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना लड़का है आपका, x लड़का, तो x गुने 9 यानी कि 9x रुपए मिलेगा लड़के को। तो प्रत्येक लड़का को 9 रुपए, x लड़का है तो 9x रुपए लड़के को मिलेगा। इतना लड़के है, प्रत्येक लड़की को 7 रुपए यानी इतना गुने 7 लड़कियों को मिलेगा। और कुल मिलाकर के इसके बीच बांटा गया है 2239, यानी 2239 रुपया ऐसा है जो लड़का और लड़की को मिला करके टोटल मिलता है। सवाल को फिर से समझिए, बोला क्या है, 2239 रुपया बांटा है 269 छात्रों के बीच, यानी लड़का लड़की मिला करके। अब कैसे बांटा है, प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को 7 और 9, यानी प्रत्येक लड़की को 7 रुपए और प्रत्येक लड़के को 9 रुपए। हमें लड़का और लड़की का संख्या अलग अलग बताना है। यहाँ क्या बताना है, लड़कों की संख्या, तो जिसका संख्या पूछेगा उसको x मान लेंगे। तो लड़कों का संख्या हम x मान लिए, तो लड़कियों का संख्या 269 माइनस x, यह लड़की का संख्या यह लड़का का संख्या, दोनों मिलाकर के 269 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के देखिए ना, 269 हो जाएगा। कुल छात्रों में से लड़कों का संख्या घटा लेंगे तो शेष लड़कियों का संख्या। अब जितना लड़का है सबको 9 मिलता है, तो x लड़का है प्रत्येक को 9 मिलेगा, तो 9x रुपया लड़कों को मिल जाएगा। लड़कियों को कितना, जितनी लड़कियां हैं प्रत्येक को 7, यानी लड़कियों का संख्या गुने 7, इतना लड़कियों को मिलेगा। कुल मिलाकर के इसके बीच बांटा गया है 2239, तो लड़का और लड़की के बीच में जितना राशि बांटा गया इसको जोड़ के वैल्यू कितना आना चाहिए, 2239। अब एक बात बताइए, यहाँ से 7 से देखिए इसमें भी गुना होगा, 7 से इसमें भी गुना, तो 7 गुना x माइनस 7x, और इधर 9x है, तो 9x में से 7x घटाएंगे, इधर 2x हो जाएगा। आप बोलिएगा हो जाएगा। इधर वैल्यू पहले से क्या है 2239, अब 7 से गुना इसमें करेंगे तो जो वैल्यू आएगा प्लस में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ से घटाना है, तो गुना करके यहीं घटाइए। देखिए 7 से गुना करिएगा तो 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 48, 8 हासिल 4 हो जाएगा, 7 गुना 14 और 4 18, यही तो होगा। देखिए 7 से इसमें गुना करना है, तो 7 9 63 हासिल 6, 6 7 42, 6 48, 8 हासिल 4 और 7 गुना 14 और 4 18, घटा लीजिए। 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा। 13 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यह आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा आपका, 21 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा, 356। 2x का वैल्यू 356, तो x का वैल्यू 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, x का मान 178 आया। x क्या माने थे, जो पूछा गया उसी को हम x माने थे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आपका 178। आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आसानी से आपका निकल जाता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। जब भी सवाल में बोले कि इतना % डिस्काउंट करने के बाद इतने % का लाभ, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या होता है, तो बोला है अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो 100 माइनस 20 करिए कितना हो जाएगा, 80 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और 10% लाभ हो जाता है, यानी कि 100 प्लस 10 110, बस कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझ जाइए कि आपके पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो है। 20% छूट यानी कि 80, 10% का लाभ यानी 110, 0 से 0 कट गया, यह आपका क्रय मूल्य, या छोड़ दीजिए इसको, यह आपका क्रय मूल्य है, यह आपका अंकित मूल्य है। अब बोला है अंकित मूल्य 880, तो 880 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करिएगा, देखिए अंकित मूल्य तो यही है, 880 बनाने के लिए 8 से गुना, तो इधर भी 8 से गुना हो जाएगा। तो जैसे ही 880 होगा यह भी 8 गुना, यानी कि यह कितना हो जाएगा 640। तो हमें यही बताना था कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो 640 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेशियो है ना, तो अंकित मूल्य 880, 110 है, 880 बनाने के लिए कितना से गुना, 8 से गुना, जिससे भी गुना करेंगे दोनों में, तो जब एमआरपी 8 गुना होगा तो क्रय मूल्य भी 8 गुना, तो 640 आंसर हो गया। आगे बढ़िए, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में, पी अकेले 12 घंटे में। जब भी ऐसा सवाल मिले कि 2 व्यक्ति मिलकर के इतना समय और एक को अकेले इतना समय, देखिए दोनों को मिलकर इतना समय, एक को अकेले इतना समय,
तो दूसरा को अकेले कितना समय, तो इन दोनों के अंतर से बस आप भाग कर दीजिएगा। इन दोनों के गुणनफल में क्या करना है, अंतर से भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 36/9, ऊपर में देखिए 12 या 36/9 कितना हो जाएगा 4। तो 4 घंटे का समय लगेगा अकेले एक व्यक्ति को। लेकिन बोला है कि क्यों अकेले उस टंकी का 1/4, तो क्यू को पूरा टंकी भरने में यहाँ पे 4 घंटा लगेगा, 1/4 भरना है तो इसका 1/4 ही समय लगेगा, यानी कितना घंटा लग जाएगा, इसको 1 घंटे का ही समय लगेगा। विकल्प ए आंसर हो गया आपका, विकल्प ए आपका यहाँ पे आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे यहाँ पे कि ए को अकेले समय लगता है आपका यहाँ पे कितना घंटा, ए को अकेले समय लगता है 12 घंटा, ठीक है। ए को अकेले समय लगता है कितना घंटा यहाँ पे, ए को अकेले समय लगता है, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं 12 घंटा, और ए और बी मिलकर जब काम करता है तो इसको लगता है समय 8 घंटा। तो अगर हम आपसे पूछे कि बी को अकेले कितना, तो आप क्या करिएगा, ए को अकेले 12 घंटा, ए और बी को 8 घंटा, दोनों का अंतर कितना का 4 का। इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकलेगा बी को अकेले कितना घंटा, तो 24 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे ही निकाले हैं। जब पी और क्यू मिल जाता है तो 3, अकेले पी करता है तो 12, दोनों के अंतर से भाग करेंगे तो कि वो अकेले 4 घंटा का समय, 4 घंटा में पूरा टंकी भरेगा तो 1/4 भरने में इसका 1/4 समय, यानी 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1। एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या 9 है। समबहुभुज में या कोई भी पॉलीगन में विकर्णों की संख्या निकालते हैं हम लोग n × n-3/2 से। पॉलीगन में विकर्णों का संख्या ऐसे ही निकालते हैं, जबकि विकर्णों का संख्या कितना दे रखा है 9। अब यहाँ से कोई n का मान बता सकता है, सर n के जगह 5 रखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, 10/2 5 आएगा, नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 तो 6 × 18/2 9 हो जाएगा। तो n का मान 6 हो गया। छोटा डाटा है, आप आराम से सोच सकते हैं। यहाँ पे विकर्णों का संख्या क्या होता है, n × n-3/2, यह फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन में विकर्णों का संख्या निकालने का। अब आगे चलिए, यहाँ से n का मान हम क्या किए, सोच लिए कि भाई n का मान यहाँ पे 6 ही होगा। अलग अलग मान रख के देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो वैल्यू बड़ा चाहिए, 5 रख के देखे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 10, 5 × 2 10/2 क्या होगा 5। 6 रखे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 × 18/2 9 हो रहा है। तो n का मान 6 हो गया। अब आगे बोला है बहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर बताइए। तो कोई भी जो बहुभुज होता है उसके अंत और बाह्य कोण का योग 180 होता है। अंतःकोण किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक इंटरनल एंगल और प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है ना, यह आपका 180 डिग्री होता है। यह बात आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज भी आपका एक बहुभुज है, तो इसका अगर एक कोण यहाँ पे बढ़ा देंगे तो अंतःकोण और यह बाह्य कोण, इसका योग क्या होगा 180, क्योंकि यह सीधी रेखा पे है। तो अगर हम कह दें कि इधर 60 है तो यह कितना हो जाएगा 120। अगर हम कह दें यह 70 है तो यह 110, ठीक है। चलिए, तो प्रत्येक अंत और प्रत्येक बाह्य कोण का योग 180 होता है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बोला एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण के बीच का अंतर बताना है, योग नहीं बताना है, अंतर। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, कोई भी पॉलीगन के सभी बाहरी कोण का योग 360 होता है। चाहे कोई पॉलीगन लीजिए, चाहे आप त्रिभुज लीजिए, चतुर्भुज लीजिए, पंचभुज लीजिए, 10 भुज लीजिए, उसके बाहरी कोण का योग हमेशा 360 होगा। आंतरिक कोण आपका n-2 × 180 डिग्री के बराबर होता है। आंतरिक कोण का जो माप होता है वह बढ़ते जाता है। त्रिभुज में 180, चतुर्भुज में आप जाइएगा तो फिर 360 होगा। उसी तरह से पंचभुज में बढ़ेगा, षष्ठभुज में बढ़ेगा, सप्तभुज में बढ़ते जाएगा। लेकिन बाहरी कोण का जो योग होता है वह 360 ही रहता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, 10 भुज हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप बताइए एक चीज कि सभी बाहरी कोणों का योग कितना 360 होगा, सभी बाहरी कोणों का योग। अब इसमें भुजा का संख्या 6 है तो प्रत्येक बाहरी कोण 360/6 यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो प्रत्येक बाहरी कोण 60 डिग्री हो गया। प्रत्येक बाहरी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप बताइए कि जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप 60 डिग्री होगा उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आप सोचिए ना कि बाहरी कोण यहाँ पे, यह बाहरी अगर 60 है तो आंतरिक 120 ही होगा ना, तो 120 हो जाएगा। तो प्रत्येक बाहरी आंतरिक कोण 120 और प्रत्येक बाहरी कोण 60 डिग्री, इसी दोनों का अंतर पूछा था। कितना का अंतर हो जाएगा 60 डिग्री का अंतर हो जाएगा। आंसर विकल्प ए हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा ही था, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होने के बाद, अगर पता नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और पॉलीगॉन बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, बीना ने श्याम को एक वस्तु 19% की हानि पर 4860 में बेची। अब सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा अच्छे से। बीना किससे वस्तु बेची है? श्याम से। कितना में? 19% की हानि पर, और कितना में? 4860 में, ठीक है। अब बोला फिर श्याम ने वही वस्तु हरि को बेचा।
श्याम उस वस्तु को किससे बेच दिया, हरि से बेच दिया, लेकिन उतना कीमत पर बेचा जितनी कीमत पर बीना को इस वस्तु पे 17% का लाभ, यानी बीना को जिस कीमत पर बेचने पर 17% का लाभ होता उसी कीमत में श्याम अपनी वस्तु को बेचा है। एक बात बताइए कि बीना जब वस्तु को बेची है तो कितना में, 4860 में बेची है। जब 4860 में बेची तो इसमें इसको 19% की हानि हो गई, यानी कि 81% का मान इतना होगा। अब बताइए कि बीना को 17% का लाभ कब होगा, जब 117 रुपए में वस्तु को बेचेगी। तो यहां से यह निकल जाएगा कि बीना अगर चाहती है कि उसको 17% का लाभ हो तो अपनी वस्तु को बीना कितना में बेचती, और जितना में बीना बेचती ना इस वस्तु को 17% लाभ के लिए, उतना में ही श्याम इस वस्तु को बेचा है। तो देखिए कितना आएगा, 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 9 चौके 36, इतना हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 से काटेंगे 9 छके 54, 60 हो गया। अब बताइए क्या वैल्यू आएगा। आप बोलिएगा कि सर 7 छके 42, 2 हासिल 4, 11 छके 66 और 4 70, जीरो है तो जीरो, 1720 रुपए में वस्तु जो है अगर बेचा जाए तो इस केस में क्या होगा, बीना को जो है वह लाभ हो जाएगा कितने का, 17% का। तो जितना में बीना को 17% का लाभ हुआ है उतना में ही श्याम अपनी वस्तु को बेचा है। यह श्याम का विक्रय मूल्य है, इतना में श्याम अपनी वस्तु को बेचा है। बोला क्या था कि श्याम उतना में वस्तु को बेचता है जितना में बीना को जो है वो आपका 17% का लाभ होता हो। तो बीना को 17% का लाभ तब होगा जब वह अपनी वस्तु को 1720 में बेचती है। अब एक बात बताइए कि 1720 रुपए तो बीना का आपका क्या है, विक्रय मूल्य तब होता जब 17% लाभ पे बेचती। तो इतना आपका किसका विक्रय मूल्य हो गया, श्याम का भी, क्योंकि श्याम इतना में ही अपनी वस्तु को बेचता है। और श्याम वस्तु खरीदा था कितना में, 4860 में, क्योंकि बीना इससे बेची थी इतना में ही है ना, तो इतना में बेची थी बीना तो इतना में ही खरीदा होगा। अब देख लीजिए श्याम इतना में खरीदा, इतना में बेच रहा है, लाभ कितना, तो 0 में से 0 0, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यह आपका कितना है 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो ए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी 2160 रुपए का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। किसको, यह प्रॉफिट होगा आपको श्याम को। 2160 विकल्प बी आंसर। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं था लेकिन थोड़ा इसमें सोचना था। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। 9398 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि 16, 15 और 75 की कटौती कर ली जाए तो उनके पास 2, 21 और 4 के अनुपात में धनराशि बचती है। तो वाई और जेड के मूल हिस्सों का अनुपात अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि एक्स वाई और जेड के बीच बांटा गया है, लेकिन 16, 15 और 75 इसमें से हटा लिया गया। तो अगर हम आपसे कहे कि 5398 टोटल है, इसमें से आप हटा लीजिए, कितना हटा लीजिए, 16 रुपए आप एक्स के लिए, 15 रुपए वाई के लिए, और साथ ही साथ जो है आपका 75 रुपए किसके लिए, जेड के लिए। इतना रुपया अगर आप हटा लीजिएगा तो बचेगा कितना, देखिए 75 और 15 कितना होगा, 90, 90 और 16 106, तो 106 रुपए आप हटाइए इसमें से, तो क्या बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 98 हटाइए पहले और उसके बाद 8 हटाइए तो 5292 होगा, तो 5200 आपका यहाँ पे 92 हो जाएगा, होगा ना, 5292 और 6 5298 और 100 5398 हो जाएगा ना, तो 5292 रुपया बचा। कितना बचा, 5292 रुपये। आप बोलिएगा यह सब क्यों हटा लिए हैं, क्योंकि बोला गया है कि इस राशि में से 16, 15 और 75 की कटौती तो पहले काट लिए। अब 5292 रुपये जो इसके बीच बांटा गया है वह किस रेशियो में बांटा गया, 2, 21 और, अब जो राशि है वह एक्स वाई और जेड के बीच में बांटा गया किस रेशियो में, 2 अनुपात 21 अनुपात किस अनुपात में, यह आपका 4 के अनुपात में। अब यहाँ से एक चीज देखिए, तीनों का कुल हिस्सा कितना है, तो आप बोलिएगा सर तीनों का कुल हिस्सा 5292 रुपए है, ठीक है, 5292 रुपए है। जबकि यहाँ 2 और 21 कितना होगा, 23, 23 और 4 27, यह अनुपात 27 का मान है, 27 से भाग कर लेंगे 1 अनुपात का मान निकलेगा। अब हमें क्या बताना है, वाई और जेड के हिस्से का अंतर। तो यहाँ से इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर आपका 21 और 4 17 का, तो 17 का मान हम निकाल लेंगे, और 17 का मान निकालेंगे तो यहाँ से इसके हिस्से का अंतर आ जाएगा। लेकिन यह जो अंतर आएगा उसमें जब हम y के लिए 15 और इसके लिए फिर से 75 जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों का हिस्सा कंप्लीट होगा। तो यहाँ अंतर कितना का आ जाता है, 60 का, तो इस 60 को भी आपको माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इस 60 को माइनस करिएगा तो अब आंसर आपका क्या होगा, तो 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45, 7 79, 9 अठे 72, 9 अठे 72, और यहाँ पे 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नमा 27,
3 छक्के 18, 196 गुने 17 माइनस 60, 6 सत्ते 42 में से 0 घटाएंगे, लास्ट में 2 वाला ही आंसर होगा, तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 17 छक्के कितना, 17 छक्के 102, तो 2 हासिल 10, 153 और 10 163, 3 हासिल 16, 17 और 16 कितना हो जाएगा 33, 3332 माइनस का 60, 3332 में से 60 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 60 होगा। अब इधर क्या बचा 32, तो 3272 रुपये आपका आंसर विकल्प ए होगा। क्या होगा, विकल्प ए होगा। आप अगर अलग अलग हिस्सा निकालते हैं तो सबसे पहले 196 गुने 17 करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। y का हिस्सा निकालना होगा तो इसका 21 गुना निकालेंगे, z का हिस्सा निकालना होगा तो इसका 4 गुना निकालेंगे, ठीक है। सबका हिस्सा हम अलग अलग निकाल सकते थे। अब y का हिस्सा निकाल करके जो भी वैल्यू आएगा उसमें y का हिस्सा हम 15 और जोड़ेंगे, z का हिस्सा निकाल करके z में फिर 75 और जोड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या किए कि 5292 रुपया में आपका तीनों का हिस्सा है तो 21 4 25 2 27, 27 अनुपात का मान है। y और z के हिस्से का अंतर इसका 17 गुना होगा, लेकिन y और z का यहाँ अंतर कितना का है, इसमें 15 जुटेगा y के हिस्सा में, 75 जुटेगा, तो एक 15 बढ़ेगा एक 75 बढ़ेगा, तो फिर अंतर कितना का बनेगा, तो इन दोनों में अंतर कितना का 60 का, तो 60 और आप घटा लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान 13 है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान 2 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमें सेक स्क्वायर थीटा बहुत कॉमन फॉर्मूला है, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इस पर क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक का संबंध किसके साथ है, टेन के साथ, और कोसेक का संबंध कॉट के साथ। तो अगर हम आपसे कहे हमें किसका मान निकालना है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का, तो टेन स्क्वायर ए का मान आप बताइए, ठीक है। या फिर आप यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए के जगह, आपको पता है ना सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का मान, तो सेक स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, किसके जगह, सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और आगे प्लस है तो प्लस, और कोसेक स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिखा जा सकता है, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 11। भाई इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 11। अब हमें बताना है टैक यहाँ पे टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए इधर 1 प्लस 1 2, 2 इधर आके 11 में से घटेगा कितना हो जाएगा 13 है ना, 13 में से घटेगा क्या हो जाएगा 11, यही हमें बताना था, तो आंसर हमारा 11 हो गया। कहने का यह मतलब है कि सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान 13 है, तो टेन और कॉट स्क्वायर का मान पूछे 2, बस आपको घटा देना है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका कोसेक और यहाँ पे, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष पहले प्रिया की आयु मीरा की आयु में 3:2 का अनुपात। देखिए प्रिया की आयु और मीरा की आयु में, प्रिया और मीरा की आयु का रेशियो क्या है 3:2 का है, लेकिन यह कब का है, यह आपका है यहाँ पे 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का, 5 ईयर यहाँ माइनस लिख लेते, 5 साल पहले की बात हो रही है। आगे बोला है वर्तमान आयु में 10 साल का अंतर। तो आयु का जो अंतर होता है दो व्यक्ति का वो हमेशा बराबर रहता है, चाहे 5 साल पहले, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। आयु का अंतर, जैसे आपका बड़ा भाई अगर आपसे 3 साल बड़ा है तो आप दोनों की आयु में 3 साल का अंतर है, तो आज 3 साल बड़ा है तो आज से 2 साल बाद भी 3 साल बड़ा होगा, 5 साल बाद भी 3 साल बड़ा होगा, हमेशा वो आपसे 3 साल बड़ा रहेगा। तो आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो बोला है कि वर्तमान आयु में 10 का अंतर, यानी हमेशा इसकी आयु में 10 का ही अंतर होगा। तो यहाँ देखिए तो अंतर कितना का है, 3 और 2 1 का, 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे ना, हाँ सर करेंगे, तो यह हो जाएगा 10 तिया 30 और यह हो जाएगा 10 दूना 20। देखिए तो दोनों की आयु में अंतर 10 का आ गया। साथ ही 5 साल पहले का इसका आयु निकल गया, प्रिया का भी और मीना का भी। बोला है मीरा की वर्तमान आयु, तो मीरा देख लीजिए 20 साल की थी कब, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मीरा की आयु 20 साल, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी 25 साल हो जाएगा। 5 साल पहले का आयु पता है, वर्तमान आयु निकालना होगा, 5 जोड़ देंगे। आगे बढ़िए, 2 पाइप M और N एक टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 5 मिनट के बाद पाइप M को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में कितना समय, M और N 2 पाइप है, ठीक है। एक पाइप M हो गया, दूसरा पाइप आपका N हो गया। M को भरने में 10 मिनट का समय लगता है और N को भरने में कितना समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। हम क्या करेंगे, इस दोनों का निकालेंगे एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30।
30/10 3, 1 मिनट में यह 3 लीटर, 30/15 1 मिनट में यह 2 लीटर भरेगा। बोला है कि दोनों को एक साथ खोला गया, 5 मिनट के बाद एम को बंद कर दिया गया। तो आप यह सोचिए कि पूरे में जो है 5 ही मिनट ये चला है ना, तो 5 मिनट में कितना भर देगा, 5 दिया 15, तो 30 में से 15 आपका एम भर दिया। अब बचा कितना, बचा आपका 15। यह 15 कौन भरा होगा, 15 एन भरा होगा। और एन को बंद नहीं किया गया है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक चला है। तो 15 लीटर एन जितने समय में भरेगा उतना ही देर में टंकी आपका भरा होगा। तो एन 1 मिनट में भरता है 2 लीटर, तो 15 लीटर भरने में 15/2 यानी कि 7.5 मिनट का समय लगेगा। और एन जितने मिनट तक चला होगा उतना ही देर में टंकी आपका भरेगा। सवाल को ध्यान से समझिए। बोला है दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 5 मिनट के बाद एम को बंद कर दिया गया। तो एम 5 मिनट में कितना भर लेगा, 5 दिया 15, 15 इसमें से हटा लीजिए। अब बचा जो भी है उसको एन भरा होगा, और एन शुरू से लेकर के अंत तक चला है। जितना देर में टंकी, जब से दोनों चला है और जितना देर में टंकी भरा होगा उतना देर एन आपका चला है। तो एन जो है 1 मिनट में 2 लीटर, अब इसको 15 लीटर भरना है तो 7.5 मिनट का समय इसको लग जाएगा। आगे बढ़िए। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास हमेशा क्या होगा, 7 के मल्टीपल में होगा, तो 2 ही है नंबर। इसके आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि व्यास पूछा है, त्रिज्या पूछा होता ना तो 21 का चांसेस ज़्यादा था। चलिए कोई बात नहीं, हम समझाते हैं इसको। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई यानी कि 22/7 4 पाई r²। यही तो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि दिया कितना है यहाँ पे, बोला 5544 इतना दे रखा है। ठीक है, या पक्का 11 से कट रहा होगा तो काटिए, 11 से काटिएगा तो 11 पंचे 55 पूरा कट गया। अब 0 उतारेंगे तब दोनों अंक आएगा, 11 चौके 44 और 11 दूना कितना होता है 22। अब इसको काटिए, 4 दूना 8 से इसको काटिएगा तो 8 छक्के 48 और 8 तिरिक 24 आ गया। r² का मान बताइए। 63 को आप तोड़िए 9 और 7 के रूप में, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 है, तो 9 7 63, यह 63 का मान, और इस 7 गुना में भाग में इधर आएगा तो इससे गुना होगा। अब r का मान बताइए। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 2 7 है तो इसका वर्गमूल 1 7, तो त्रिज्या हो गया आपका 7 या 21। तो त्रिज्या अगर 21 है तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना 21 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के फॉर्म में, मीटर है तो मीटर के फॉर्म में हो जाएगा। आगे बढ़िए। रश्मि ने 6800 में 34 मोबाइल स्टैंड खरीदा। अब बोला है कि 13,600 में कितना मोबाइल वह बेचेगा। फैसला कर दिया, और वह 13,600 में कितने स्टैंड खरीद सकती थी। तो आप बताइए कि 6800 में 34 खरीदी है, तो एक का कीमत पता चल जाएगा ना, यहाँ से आंसर पता चल जाएगा। एक का कीमत 6800/34, 34 का डबल होता है, यानी एक का कीमत 200। अब हमें यह बताना है, एक का कीमत पता चल गया। अब हमें यह बताना है कि अगर एक का कीमत आपको पता है तो 13,600 खरीदने में कितना, इसको जो है 13,600 में कितना खरीद सकती है, तो एक का कीमत 200 है, तो इतना बट्टा 200 कितना आ जाएगा, फिर से 68 आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने के लिए नहीं जाते। 6800 में 34, तो यह 6800 का डबल है ना, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 1 13, डबल है, तो डबल मोमबत्ती खरीद सकती है। तो 34 का डबल क्या हो जाएगा, 68। कुछ नहीं करना था इसमें। आगे देखिए। 100 मीटर के दौर में ए कोई निश्चित दूरी 36 सेकेंड में और बी 45 सेकेंड में। ए को समय कितना लगता है, देखिए ए को समय लगता है 36 सेकेंड और बी को समय लगता है 45 सेकेंड। इसके टाइम का रेशियो है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए को समय कितना सेकेंड, ए को समय लगता है 36 सेकेंड और बी को कितना समय लगता है, बी को 45 सेकेंड। जीतेगा कौन, जिसको कम समय लगेगा। अब इसको काट लीजिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए। यहाँ पे काटेंगे 9 से तो 9 चौके 36 और 9 पंचे कितना हो गया 45। इसको जो समय लगता है उसका यह रेशियो हो गया। अब टाइम का उल्टा आपका स्पीड होता है, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, यह 4-5 है तो स्पीड का रेशियो 5-4 हो जाएगा। समय इसको कम लग रहा है, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो टाइम को जब हम उल्टा करते हैं ना तो स्पीड निकल जाता है। टाइम के रेशियो का रिवर्स क्या होता है, स्पीड का रेशियो। अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, अब बोला है कि दौड़ कितने मीटर का है, 100 मीटर का। बोला है इस दौर में ए बी को कितने मिनट से हराता है। दौड़ 100 मीटर का है। यहाँ देखिए ए का स्पीड कितना है, ए अगर 5 मीटर दौड़ता है तो यह 4 मीटर। तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो ए के दौड़ को 100 मीटर पूरा करिए, तो कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे। तो ए जब 20 पंचे 100 मीटर दौड़ेगा उस समय यह दौड़ेगा मात्र 20 चौके 80 मीटर।
जब यह 5 दौड़ता है तो यह 4, तो जब यह 100 दौड़ेगा, 100 इसको पूरा करिए ना, दौड़ जितने मीटर का होगा उसको पूरा कर लीजिएगा, जो जीतता होगा उसको। तो 20 पंचे 100, तो जब यह 100 दौड़ेगा तो यह कितना दौड़ेगा, 80 मीटर। कितना मीटर से ए बी को हरा दिया, कितना मीटर से बी जो है, ए जो है वो बी को हरा दिया, 20 मीटर से। आंसर हो गया हमारा 20 मीटर। यह 100 कंप्लीट किया था तो वह 80 ही कंप्लीट किया था, तो 80 मीटर से यह आपका हार गया। तो इस तरीके से यह सेट आपका कंप्लीट हुआ। बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चंस था। रेलवे का भी अब स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होता जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस का क्या करिएगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर 5-6 सेट आप देख लेते हैं ना, तो फिर आपको आगे दिखेगा कि यही चीज़ आपका लगातार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 5 से 6 सेट करने के बाद बाकी का सेट आप इजिली और अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सब चीज़, यही सब क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा आपका क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो अभी हम लोग ग्रुप डी वाला देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेक्नीशियन वाला, एलपी वाला, अलग अलग एग्जाम का हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।